हादसों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अजीता, रामपुरिया, दुलुंडा, रिहाना, ख्यावदा, छापरदा, हनुतिया, बिचड़ी और गोखपुरा गांव में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो रही, जिससे किसान खून के आंसू रो रहे हैं। सूख रही अपनी फसल को बचाने में जुटे किसान महंगी कीमत पर डीजल खरीदकर अपनी फसल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कई किसान मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि उन्होंने कई बार सीएडी अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन तक पानी पहुंचाने की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। पानी की मांग कर रहे हैं तो सीएडी वाले ये बोलते हैं, एक्शन से बोलते हैं, जेन से बोलते हैं, इंसाफ से बोलते हैं, दो चार दिन बताते हैं, और हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे जिससे फसल की तो ये स्थिति हो रही है। सर, फसलों को पानी नहीं मिलने पर किसानों ने बूंदी लाखेरी मार्ग पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। चक्का जाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दूर दूर तक पानी पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा ये है कि पूरे एरिया में जब कलेक्टिव डिमांड आती है तो जैसे 8 दिन में हम पूरे एरिया को एक साथ पानी नहीं दे सकते हेड टू टेल। राजसमंद जिले की नाथद्वारा में विकास के नाम पर ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करने का खेल चल रहा है, जिसके विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। श्री गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को बचाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। लोगों ने विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर तोड़क कार्रवाई रुकवाने की मांग की। अधिवक्ता कृष्णकांत पालीवाल ने बताया कि हाई स्कूल का मुख्य भवन वर्षों पुराना है और हेरिटेज श्रेणी में आता है। भवन किसी तरह से जर्जर नहीं है, ऐसे में इसे गिराने के बजाय संग्रहालय के रूप में संरक्षित किया जाए और यहाँ से पढ़कर उच्च पदों पर गए लोगों और यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों के नाम पर फोटो लगवाए जाएं। उस विद्यालय की भवन की इमारत को बिना किसी जर्जर अवस्था के होने पर भी गिराकर नया बनाया जा रहा है। इसका हम नाथद्वारा वासी विरोध करते हैं और ये कामना करते हैं कि उसको संग्रहालय के रूप में स्थापित किया जाए। आपको बता दें कि नाथद्वारा नगर के फौज मोहल्ले में स्थित श्री गोवर्धन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण सन 1923 में हुआ था, जिसे गिराकर यहां करीब 13 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नए विद्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। सड़क हादसों में कमी लाने और वाहन चालकों को नियमों की जानकारी देने के लिए राजसमंद के रेलमगरा में बनाया गया प्रदेश का पहला ड्राइविंग इंस्टीट्यूट अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। वाहन संचालन का प्रशिक्षण देने के लिए सिंगल, डबल और 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया। जेब्रा क्रॉसिंग बनाई गई, लेकिन सड़क पूरी जर्जर हो चुकी है। हरी, पीली और लाल लाइटें भी महीनों से बंद पड़ी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब सिग्नल लाइटें ही खराब हैं, तो चालकों को प्रैक्टिकल रूप से प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट में जहां चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है, वो ट्रैक ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और बदहाल हो चुका है। ऐसे में पूरी प्रशिक्षण व्यवस्था ही सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल है कि क्या ड्राइविंग प्रशिक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है, क्योंकि न तो ट्रैक सही है और न ही ट्रैफिक सिग्नल लाइटें चालू हैं। प्रशिक्षण वाहन भी खराब पड़े हैं। इसके बावजूद न तो जिम्मेदार कंपनी गंभीर है और न ही परिवहन विभाग के अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। नहीं, ये मैंने भी देखा था, आपने भी ध्यान में लाया है। इसको जांच करवाएंगे, नहीं होगा तो आगे लिखेंगे मोर्च में और इनके संचालक को भी बताएंगे। लाइटें वगैरह आप बता रहे हैं, उसकी भी जांच करेंगे। गाड़ियों के लिए तो मैं खुद देख के आया था, गाड़ियाँ रिपेयर कराने के लिए भी बोल के आया हूँ। दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। ये बच्चों और बड़ों दोनों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना से पहले भी रात में सोते समय नियमित रूप से दूध का सेवन कर रखा है। जहां दूध की जांच के नाम पर उसे जूठा कर दिया जाता है। यहाँ मौजूद कर्मचारी दूध के केन से दूध लेकर मुंह में चखता है और फिर उसी पात्र को दूसरी केन में डालता है और फिर से दूध चखता है। कोरोना जैसी महामारी के दौर में ये संक्रमण फैलाने जैसी हरकत है। जब कर्मचारी से दूध को चखने का कारण पूछा जाता है तो वो इसे गुणवत्ता जांच का माध्यम बताता है, जबकि दूध की जांच के लिए मशीन की व्यवस्था होनी चाहिए। कोरोना की तीसरी लहर में भले ही एयरपोर्ट पर यात्री भार कम हो रहा है, लेकिन वर्तमान फ्लाइट्स की संख्या और यात्रियों की तादाद को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट अब छोटा पड़ने लगा है। हालांकि 2 टर्मिनल बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल एक ही टर्मिनल काम कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या एयरपोर्ट पर एक ही रनवे का होना है। दिन में कुल 57 फ्लाइट्स शेड्यूल होती हैं, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट शामिल हैं।
किसी भी एक फ्लाइट की थोड़ी भी देरी होने पर दूसरी कतार में लगी सभी एयरलाइंस को उड़ान के लिए इंतजार करना पड़ता है और लैंडिंग वाली फ्लाइट्स को भी हवा में चक्कर लगाने पड़ते हैं। नियमित फ्लाइट्स के अलावा अक्सर कोहरे, आंधी या तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली और आसपास के एयरपोर्ट से फ्लाइट डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंचती है। कभी कभी तो जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की तादाद 100 से ज्यादा पहुंच जाती है। हाल ही में जयपुर में हुए प्रफुल्ल पटेल के बेटे की शादी में नियमित फ्लाइट्स के अलावा लगभग 40 चार्टर प्लेन जयपुर पहुंचे थे। ऐसे में ये एयरपोर्ट इतना प्रेशर कैसे झेल पाएगा? अब ऐसे में जयपुर ध्यान में रखते हुए वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सख्ती से करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोविड के चलते प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए 11 जनवरी को मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी और दर्शनों के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए थे। मंदिर बंद होने से नाराज व्यापारियों ने उनकी रोजी रोटी पर संकट गहराने की बात कही थी और दौसा जिला प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक और महिला विकास मंत्री ममता भूपेश के साथ ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा को भी ज्ञापन सौंपकर मंदिर खुलवाने की मांग की थी। बालाजी धाम में हम दूर से दर्शन करने आए तो बाबा का दरबार खुला मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे बाबा के दर्शन हुए और बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे कोरोना गाइडलाइन की पालना हो रही है। झुंझुनू के पिलाने स्थित CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने थर्मोनिक एमीटर सिस्टम के विकास में सफलता हासिल की है। जी हां, मोदी के मेक इन इंडिया अभियान के बेहतर परिणाम आने लगे हैं। झुंझुनू के पिलाने स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीरी ने नई तकनीक विकसित की है। सीरी ने थर्मियोनिक एमीटर्स को विकसित किया है। इस तकनीक से भारतीय अंतरिक्ष अभियानों को नए पंख लगेंगे। ये तकनीक इसरो के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बड़ी सफलता है। इस तकनीक को अभी तक विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था, अब सीरी ने भारत में ही विकसित कर दिया है। तकनीक को इसरो को सौंप भी दिया गया है और परीक्षण भी कर लिया गया है। इसरो के मापदंडों पर सीरी की बनाई हुई तकनीक खरी उतरी है। ये तकनीक अंतरिक्ष में लॉन्च विकल्प में काम आएगी। इससे अब भारत के अंतरिक्ष अभियानों में विदेशी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। ये मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कैथोड थर्मियोनिक एमीटर ISRO के जो क्वालिटी परीक्षण है उनको पास किया है। ये है ऑटोमेटिक डस्टबिन। अगर इस डस्टबिन के पास से गुजरेंगे तो ये आपको अपने भीतर कचरा डालने के लिए आग्रह करेगा। साथ ही आपको बताएगा कि सूखा कचरा किस पात्र में डालना है और गीला कचरा किस पात्र में। अगर आप इसके और नजदीक गए तो इसका ढक्कन अपने आप ही खुल जाएगा और आपके कचरा डालने के बाद ढक्कन खुद ब खुद बंद भी हो जाएगा। अगर ये कचरा पात्र भर गया तो ये खुद बोलेगा कि मैं भर गया हूँ, मुझे खाली कर दो। जी हाँ, इस अनोखे डस्टबिन को 12 शहर के गजनपुरा के रहने वाले 26 वर्षीय नीतीश मीणा ने बनाया है। वैसे तो नीतीश 12 रोडवेज में इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें इस डस्टबिन को बनाने का विचार तब आया जब उन्होंने शहर के कचरा पात्रों के बाहर कचरा फैला देखा। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर कचरा पात्र कचरे को अपने भीतर डालने के लिए कहे तो लोग प्रेरित होंगे, साथ ही कचरा डालने के बाद धन्यवाद कहने से उन्हें गर्व भी होगा। यही सब सोचकर उन्होंने इस अनोखे डस्टबिन को तैयार किया है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि इसमें ऑडियो दें तो व्यक्ति इससे आकर्षित होगा और वो इसको बुलाएगा कि भाई कचरा मेरे में डाले, तो वो क्योंकि उसको शर्म आएगा तो उसमें कचरा डालेगा। जैसलमेर कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा सिंह के मुताबिक 14 से 16 फरवरी तक मरो महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। सरकार के फैसले से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। जैसलमेर में पर्यटन मरो महोत्सव के ऐलान होते ही पर्यटन व्यवसाय को एक नई आशा की किरण मिली है। जो जनवरी में थोड़ा स्लो डाउन हुआ था कोरोना के कारण, नई गाइडलाइन के कारण, स्लो मोशन को गति मिलेगी और टूरिस्ट बढ़ेगा। जैसलमेर में जो आगामी 2-2.5 महीने जो सीजन के रह गए हैं, इससे बिग इम्पैक्ट पड़ेगा। फरवरी में मरु महोत्सव का आयोजन सरकार की जो पहल है और जिला कलेक्टर महोदया की जो पहल है, उसका हम सभी पर्यटन व्यवसायी तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गौरतलब है कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण मरो महोत्सव के आयोजन पर संकट के बादल घिर आए थे।
आपको बता दें कि इस साल 6 जनवरी को ही कोरोना की तीसरी लहर ने जैसलमेर में दस्तक दे दी थी, जिससे सैलानियों की आवक पूरी तरह से थम गई थी। गौरतलब है कि विश्व पर्यटन मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बना चुकी स्वर्ण नगरी में विख्यात मरु महोत्सव का आयोजन 3 दिन तक रहता है। इस साल मेले में करीब 35,000 देसी विदेशी पर्यटक की आवक और पर्यटन उद्योग को 25 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। सोमवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से हुई। राष्ट्रपति ने अभिभाषण की शुरुआत आजादी के सिपाहियों को नमन करने के साथ की। इसके बाद उन्होंने कोरोना के दौर में वैक्सीन और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी दी। सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे और सांसदों से सदन की चर्चा में शामिल होने की अपील की। सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मददरूप होंगे। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। ये उनका चौथा बजट होगा। इस बार भी बजट पिछले साल की तरह ही पेपरलेस होगा। कोरोना की वजह से बजट सत्र को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण 31 जनवरी से, दूसरा चरण 11 फरवरी से और तीसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा। ये सत्र 8 अप्रैल को खत्म होगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक ट्रैफिक पुलिस का जवान एक दिव्यांग महिला को बुरी तरह से पीटते हुए दिख रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद लोग बिफर पड़े हैं और जवान की जमकर आलोचना कर रहे हैं। बेंगलुरु के ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एक महिला को लात मारते हुए वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पहले महिला ने जवान को पत्थर मारा, जिसके बाद गुस्साए पुलिसकर्मी ने महिला को पीट दिया। इस घटना के सामने आने पर अब जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 24 जनवरी को एसजे पार्क थाना क्षेत्र के टाउन हॉल के पास की है। थावे छपरा रूट पर एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक इंटर छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कोयनी गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है। वो खेत से घर लौट रहा था। कान में ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक से गुजर रहा था। तभी उसी ट्रैक पर हॉर्न बजाती ट्रेन गुजर रही थी, लेकिन ईयरफोन की वजह से ये युवक ट्रेन की आवाज नहीं सुन सका। इस घटना से पूरे गाँव में कोहराम मच गया। नाराज परिजन हंगामा मचाने लगे। थावे जीआरपी के जवानों ने हालात को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हेडफोन लगाया था कान में, ऐसी से तब तक ट्रेन उधर से आया, कुहासा का समय था और एक्सीडेंट हो गया। उसको अंदाजा नहीं मिला कि भाई ट्रेन पास कर रहा है बगल से। गोपालगंज के होनहार इंटर स्टूडेंट सोनू कुमार की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन ईयरफोन ने उसकी जान ले ली। इस हादसे ने गोपालगंज के ग्रामीणों को हिलाकर रख दिया है। ये डांस परफॉर्मेंस सरकारी अस्पताल में चल रहा है और डांस कर रही मैडम बीएमओ बताई जा रही है। ये तस्वीरें जबलपुर के सरकारी अस्पताल की है। यहाँ शेखपुरा बीएमओ जोया खान ने अपने पति संग जमकर ठुमके लगाए। डांस के साथ अस्पताल में खूब गाने गूंजे। शोर शराबे से मरीज परेशान होते रहे, लेकिन इन्हें इसकी परवाह नहीं थी। बीएमओ मैडम बेफिक्र होकर डांस करती रहीं। डांस करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अस्पताल डांस करने की जगह नहीं। ये बात शायद बीएमओ भूल गई और अस्पताल को ही डांस फ्लोर बना दिया। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना मुख्यालय के साथ सटे गांव लोअर अरनियाला और लोअर कटला कला को भी अब बरसाती पानी की समस्या से निजात मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने लोअर अरनियाला पहुंचकर ऊना शहर जल निकासी योजना कार्य प्रथम चरण की भूमि पूजन की। जल निकासी योजना के पहले चरण की करीब 831 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
आज पहला ड्रेन जो हमारा लोअर अनियाड़ा दर्शन नगर से शुरू होगा, ये हमारा नीचे लाल सिंह की खड्ड को टच करेगा जाकर के। सारा पानी हम लोगों ने स्वां को लाल सिंह की खड्ड को डालना है। तो 8 करोड़ 31 लाख रुपया इसके ऊपर लग रहा है। गौरतलब है कि बरसाती पानी के चलते इस समूचे क्षेत्र में जहां जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ता है, वहीं इसके साथ साथ हमीरपुर रोड से लेकर टक्का रोड तक सभी खेत पानी में डूबे रहते हैं। खेतों में जल भराव की समस्या के कारण किसानों को भी हर साल लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। अनगढ़ा का गेतल सूद डैम सिर्फ रांची वासियों की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि अनगढ़ा के 70 से ज्यादा परिवारों को रोजी रोटी भी देता है। दरअसल महेशपुर के मछुआरे परिवार गेतल सूद डैम के पानी में पैन कल्चर और केज कल्चर के जरिए मछली पालते हैं और उसे मार्केट में बेचकर अपना पेट भरते हैं। केज तकनीक के जरिए मछलियों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और अनगढ़ा के मछुआरे मालामाल हो जाते हैं। लड़का सब का काम है कि भाई मछली मारना, पालना, और लेडीज लोग का काम होता है कि मछली को यहाँ से लेके सेल आउट करना बाजार पे। डैम के बीचों बीच बने केज कल्चर में बड़े पैमाने पर मछलियां पलती हैं, जिसकी देखरेख महेशपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य करते हैं। और जब ये केज कल्चर में पल रही मछलियां बड़ी हो जाती हैं, तो उन्हें पकड़कर मार्केट में बेचा जाता है। साल में इस कल्चर के जरिए एक बार मछली निकालने से करीब 50 से 60 लाख की आमदनी मछुआरों को होती है। छोटी काशी के नाम से विख्यात हिमाचल के मंडी शहर में शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रसिद्ध बाबा भूतनाथ मंदिर में रोज 1 महीने तक विश्व के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। पहले दिन अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर 40 किलो से अधिक शुद्ध देसी मक्खन से गसोता महादेव हमीरपुर का स्वरूप उकेरा गया। पहले दिन 21 किलो शुद्ध मक्खन चढ़ाया जाना था, लेकिन श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ावे में मक्खन ज्यादा एकत्रित हो गया। बाबा भूतनाथ मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने बताया कि प्राचीन परंपरा के अनुसार सबसे पहले तारा रात्रि के शुभ मुहूर्त पर शिवलिंग का जलाभिषेक करके श्रृंगार किया गया। उसके पश्चात विधि विधान के साथ मक्खन चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। अब 1 महीने तक शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं होगा। हर दिन मक्खन रूपी घृत मंडल चढ़ाया जाएगा और महादेव के अलग अलग स्वरूप उकेरे जाएंगे। बाबा भूतनाथ मंदिर की स्थापना 1527 ईस्वी में राजा अजबर सेन ने की थी। प्राचीन समय में राजघराने का परिवार ही शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने की परंपरा का हिस्सा बनता था, लेकिन आज हर श्रद्धालु मक्खन चढ़ा सकता है। हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली की हैं। इस सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली और इसके आसपास के पर्यटन स्थलों पर पर्यटक भारी तादाद में पहुँच रहे हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों हुई बर्फबारी यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए संजीवनी बनकर आई है। इसका ऐसा है, बर्फबारी का ऐसा है, बर्फबारी टूरिज्म के लिए एक संजीवनी साबित हुई है। जब स्नोफॉल होता है तो टूरिस्ट की जो संख्या है काफ़ी बढ़ती है। पिछले कई सालों से बर्फबारी बहुत अच्छी हुई है और सभी को रोजगार मिल रहा है यहाँ पे, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, सभी एडवेंचर जो भी है। बर्फबारी न केवल पर्यटन कारोबार के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं, बल्कि घाटी के बागबान भी इस बर्फबारी का फायदा उठा रहे हैं। बर्फबारी सेब की फसलों के साथ साथ दूसरी फसलों के लिए भी संजीवनी बनकर आई है। गीत, संगीत, अनुष्ठान, आस्था मौसम पर भारी है। तस्वीरें लद्दाख की स्पुतिक गस्टर की हैं। उत्सव से पहले बौद्ध भिक्षुक लंबे समय तक ध्यान और प्रार्थना करते हैं। उत्सव के दिन वो बेल बूटेदार जरी से निर्मित परिधान पहनते हैं, सिर पर भयंकर मुखौटे और हाथों में प्रतीकात्मक वस्तुएं धारण करते हैं। इस तरह भयावह रूप धरकर वो दुष्ट आत्माओं को डराते हैं और उन्हें वहां से भगा देते हैं। इस नृत्य का उद्देश्य है मानवता की भलाई के लिए दुष्ट आत्माओं का अंत।
2 दिवसीय त्योहार का मकसद बौद्ध समाज में शांति और भाईचारे को कायम रखना है, ताकि समाज नित नए प्रगति के आयाम तय करे। हिमालय के बौद्ध मठ जो अमूमन शांत होते हैं, इस उत्सव के समय जीवंत हो उठते हैं। रंग बिरंगे चटक और भव्य परिधान धारण किए लामा संगीत के सुरों पर थिरकते और झूमते हुए नजर आते हैं। गौरतलब है कि लद्दाख के लोग अपने कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, चाहे डेली रूटीन हो या फिर कोई फेस्टिवल। ये अपनी परंपरा को निभाने से पीछे नहीं हटते। और अब देख लेते हैं कुछ दूसरे देश की प्रमुख खबरें। कनाडा की राजधानी ओटावा में प्रदर्शनकारियों से घिरे वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ घर छोड़कर जाने की खबर है। उन्होंने कनाडा में कोरोना से जंग में वैक्सीनेशन को जरूरी कर दिया है, जिसके बाद उनके फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध होने लगा और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। हाथों में देश का झंडा लिए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के घर का घेराव किया। 20,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवर भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बने। उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के आसपास और नेशनल वॉर मेमोरियल के ग्राउंड में अपने ट्रक पार्क कर दिए। ट्रक ड्राइवरों ने वहां की संसद पार्लियामेंट हिल के बाहर भी लगातार हॉर्न बजाकर विरोध जताया। इन ट्रक ड्राइवरों के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग एक हाईवे के ओवरपास पर जुट गए। उन्होंने हाथ हिलाकर वहां से गुजर रहे ट्रक ड्राइवरों का हौसला बढ़ाया। हालात ऐसे बन गए कि ओटावा जाने वाले रास्ते पर ट्रकों की करीब 70 किलोमीटर लंबी कतार लग गई, जिसकी वजह से वहां से दूसरे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा।